नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पर। दोस्तों मेरा नाम है नदीम खान। दोस्तों कल हमने 2015 रीट जो हुई थी उसके लेवल 2 का फर्स्ट पेपर देखा था, यानी लैंग्वेज फर्स्ट का पेपर देखा था। आज हम देखेंगे दोस्तों रीट 2015 में हुई थी उसकी लेवल 2 के लैंग्वेज 2 इंग्लिश का पेपर देखेंगे दोस्तों। तो हम शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से दोस्तों। एक सेकेंड, हाँ अब देखते हैं। डिप्थोंग्स क्या होते हैं, ठीक है। तो प्योर वाउल साउंड्स होते हैं, प्योर कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं, सेमी वाउल साउंड होते हैं, या कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्योर वाउल्स। डिप्थोंग्स दोस्तों इंग्लिश में साउंड्स होते हैं, ठीक है। इंग्लिश फोनेटिक अल्फ़ाबेट जो होते हैं, ठीक है, इंग्लिश फोनेटिक अल्फ़ाबेट वो होते हैं दोस्तों 44, ठीक है। और जो नॉर्मल अल्फ़ाबेट होते हैं, ठीक है, वो होते हैं 26, ठीक है, जो होते हैं A to Z जो हम सीखते हैं बचपन में ABCD Z तक, ठीक है, वो होते हैं 26। और जो फोनेटिक्स सिंबल्स होते हैं दोस्तों इंग्लिश में वो होते हैं 44। मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ ये बात। 44 ये डिवाइड हो जाते हैं दोस्तों कॉन्सोनेंट और वाउल में, ठीक है। कॉन्सोनेंट होते हैं 24, वाउल होते हैं 20, ठीक है। और मैंने इसको गलत डिवाइड कर दिया, सॉरी, एक सेकेंड दीजिए। हाँ, वाउल होते हैं 20 और वाउल भी दोस्तों दो हिस्सों में बढ़ जाते हैं, ठीक है। एक तो होता है मोनोप्थोंग्स और एक होता है डिप्थोंग्स। मोनोथोंग होता है दोस्तों प्योर वाउल होता है, वो एकदम प्योर वाउल, ठीक है, जिसकी एक ही मात्रा होती है, जैसे कि ए हो गया, ए हो गया, इस प्रकार से, समझ गए। जो एक मात्रा होती है ना उसको बोलते हैं मोनोप्थोंग्स, और ये होते हैं संख्या में 12 दोस्तों। और जो दो मात्रा होती है जैसे कि आई, ठीक है, इसमें एक तो हो गया आई और एक हो गया ई, तो इस प्रकार से दो शब्दों से मिलकर जो बनती है दो मात्रा उनको बोलते हैं डिप्थोंग्स। तो ये संख्या में होते हैं 20 डिप्थोंग्स, ठीक है। और ये प्योर वाउल साउंड्स नहीं होते दोस्तों, प्योर वाउल साउंड्स होते हैं मोनोप्थोंग्स, ठीक है, मोनोप्थोंग्स। और डिप्थोंग्स जो होते हैं ये जो दो प्योर वाउल साउंड होते हैं यानी मोनोप्थोंग्स होते हैं दो, उनसे मिलकर के बनते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्योर वाउल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव ई साउंड। ये जो ई है दोस्तों ये बड़ा वाला ई है, ठीक है, बड़ा वाला ई है। समझ गए, चित्र देख रहे हैं आप जो मैंने लिखा है अभी। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव ई साउंड, किसमें ई साउंड नहीं है। नोट का बड़ा कमाल रहता है दोस्तों हमारे कंपटीशन के जो पेपर होते हैं उनमें, ठीक है। हम नोट पे ध्यान नहीं कर पाते कई बार, ठीक है, और कई बार ध्यान कर लेते हो तो उसको गलत इंटरप्रेट कर लेते हैं, गलत समझ लेते हैं उस चीज़ को, समझ रहे हो। तो ये चीज़ दोस्तों, तो ये जो है वीक में दोस्तों ई की बड़ी मात्रा है, बिल्कुल है। बीन में भी है दोस्तों, और डीप में भी है दोस्तों, ठीक है। प्रीटी में नहीं दोस्तों, प्रीटी में जो है वो छोटी ई की मात्रा है, ठीक है, बड़ी ई की मात्रा नहीं है, इसमें है ये छोटी ई की मात्रा। इसको कैसे लिखेंगे मैं आपको जो है लिख के बता देता हूँ दोस्तों, PRITI, ठीक है, इस प्रकार से लिखेंगे उसको, प्रीटी, ठीक है। ये प्रेटी नहीं होता, कई लोग इसको प्रेटी बोलते हैं, ये प्रेटी नहीं है, ये प्रीटी है, प्रीटी यानी सुंदर, ठीक है। इसमें ई की मात्रा छोटी वाली मात्रा है, और ये पूछा है कि बड़ी की मात्रा किस में नहीं है, तो इसमें नहीं है, इसमें छोटी की मात्रा है, बड़ी की मात्रा इन तीनों में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हमारा, क्वेश्चन नंबर 3, पिक आउट द इनकरेक्ट ट्रांसक्रिप्शन। इनकरेक्ट जो है वो हमें ढूंढनी है दोस्तों, ठीक है। तो पूल सही है, फूल, टूल, फूट, ये फूट नहीं होता, ये तो फुट, ये होता है फुट, ये होता है फुट, और ये इस प्रकार से लिखा जाएगा फुट, ठीक है, यानी कि छोटी ऊ की मात्रा है। इन तीनों में दोस्तों है वो है बड़ी ऊ की मात्रा है। फूट में गलत बोल गया, पूल, फूल, टूल, फुट में दोस्तों छोटी ऊ की मात्रा होती है जो जल्दी से बोला जाता है, फुट, ठीक है, फुट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ये डी ऑप्शन, क्योंकि इसका जो है ट्रांसक्रिप्शन गलत दे रखा है। तो दोस्तों हमारा उत्तर जो है ऑप्शन डी से हो जाएगा। क्यों सही क्यों जाएगा, क्योंकि इसका जो है ट्रांसक्रिप्शन गलत लिख रखा है, ठीक है, इसका ट्रांसक्रिप्शन गलत लिख रखा है, इसका ट्रांसक्रिप्शन होगा FUT, मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। हाउ मेनी फ्रिक्वेटिव साउंड्स आर देयर इन इंग्लिश। 8, 7, 9, 6 कई प्रकार के साउंड्स होते हैं दोस्तों, कॉन्सोनेंट साउंड कई प्रकार के होते हैं, ठीक है। उनमें ये कह रहा है कि फ्रिकेटिव जो हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, कितने होते हैं संख्या में। तो फ्रिकेटिव दोस्तों जो होते हैं संख्या में वो होते हैं 9। एक सेकेंड,
वो होते हैं 9 दोस्तों संख्या में, ठीक है। तो मैं आपको 9 अलग अलग बता देता हूँ। एक होता है एफ, ठीक है, एक होता है व, वी, एक होता है द, ठीक है, उल्टा 6 करके उसके ऊपर ये बार लिखा जाता है, और एक होता है थ, ठीक है, थिन, जैसे कि थिन, एक होता है स, समझ रहे हो, एक होता है श, शंकर वाला श, ठीक है, एक होता है, एक होता है, जैसे कि हैन, HEN, हैन यानी मुर्गी, ठीक है, एक होता है जेड, जिब्रा, ज़ीरो, जू, ठीक है, जेड इसी से लिखा जाता है, इसको ये सिंबल रहता है, और एक होता है जेड, ठीक है, सॉरी गलत लिख दिया मैंने, इस प्रकार से लिखा जाएगा ये, ठीक है, जैसे कि मेजर, य, जिसमें जय को रगड़ा जाता है, य, मेजर, प्लेजर, ठीक है, वो वाला जय है ये, और ये जू, जेब्रा, ज़ीरो, ठीक है, और इसमें जेड को घसीट के बोला जाता है इस वाले जेड में, ठीक है, जैसे कि मेजर, प्लेजर, विजन, इस प्रकार से, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, द करेक्ट ट्रांसक्रिप्शन ऑफ थिक, थिक की सही जो है ट्रांसक्रिप्शन क्या है दोस्तों। तो थिक को लिखा जाता है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, थिक का ये रहता है, ठीक है, आई को दोस्तों एक्चुअल डिक्शनरी में आपको इस प्रकार से लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है, लेकिन कई बार इसको ऐसे भी लिख देते हैं, ठीक है, या सिर्फ ऐसे लिख देते हैं, डंडी खींच देते हैं, ठीक है, तो ये दोनों भी आई माना जाता है, ठीक है। तो इसमें देखिए दोस्तों कौन सा सही रहेगा, जो है ये तो है दोस्तों थोक है, तो ठीक है, ये थक है, ये थिक, ये सी नहीं आएगा, ठीक है, अगर सी नहीं आता तो ठीक था, और इसमें दोस्तों ये एकदम सही है हमारा ऑप्शन, ये थ हो गया, ये आई हो गया, और ये क्या हो गया, थिक, ठीक है, थिक, छोटी ई की मात्रा है ये, थिक। नेक्स्ट देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ द फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन। फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन के बारे में क्या बात सही नहीं है, ठीक है। प्रथम भाषा जो अधिगम है, एक्विजिशन यानी सीखना, ग्रहण करना, अधिगम करना, उसके बारे में कौन सी बात जो है वो सही नहीं है। तो वो दोस्तों देखते हैं कि फर्स्ट लैंग्वेज यूनिवर्सल होती है, बिल्कुल सही बात है, सार्वभौमिक होती है, ठीक है, सार्वभौमिक इस प्रकार से होती है कि उसको सीखने का तरीका सेम होता है, सभी आसानी से सीख जाते हैं। जब बच्चा छोटा होता है तो वो 2-2.5 साल की उम्र में, 3 साल की उम्र में अपनी जो मातृभाषा है, जो प्रथम भाषा है, जो माँ की भाषा है, वो बोलनी सीख जाता है। ये प्राकृतिक होती है, सही बात है, इसको सीखना ही सीखना, ये नेचुरल तरीका है। इट डज नॉट रिक्वायर फॉर्मल इंस्ट्रक्शन। एक बात एकदम सही बात है दोस्तों कि इसमें कोई किसी भी प्रकार की फॉर्मेलिटी की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। हम बच्चे को ये नहीं सिखाते हैं कि स बोलो, डियर बोलो, ठीक है, यहाँ पर ये वर्ब लगाओ, ये मात्रा लगाओ, हम कुछ भी नहीं सिखाते, वो ऑटोमेटिक ही सीखता है, ये नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है। तो इसमें फॉर्मेलिटी की ज़रूरत नहीं रहती है, सही बात है ये। और ये ऑप्शन कहता है कि इसमें फॉर्मेलिटी की ज़रूरत रहती है मातृभाषा में, तो मातृभाषा में किसी प्रकार की फॉर्मेलिटी की ज़रूरत नहीं रहती है। तो ये कह रहा है कि जो बात झूठ है, तो झूठ तो यही बात है, ऑप्शन डी, इसमें किसी भी प्रकार की फॉर्मेलिटी की ज़रूरत नहीं, तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 कि इवैल्यूएशन डज नॉट असर्टेन, कि मूल्यांकन है वो किस बात की निश्चितता नहीं करता है। मूल्यांकन किस बात की निश्चितता नहीं करता है, ठीक है। मूल्यांकन से हमें किस चीज़ की निश्चितता मिलती है, 3 चीज़ें हैं उसकी हमें पता चल जाता है, ठीक है, कि हाँ इसमें मूल्यांकन कर लिया तो हमें इन 3 बातें पता चल जाती है और एक बात पता नहीं चलती है। ये सवाल पूछना चाहता है ये। तो पहला क्वेश्चन है कि ऑप्शन है, सॉरी, द एजुकेशनल स्टैंडर्ड ऑफ इंस्टीट्यूशन, जो स्कूल है या इंस्टीट्यूट है उसके जो एजुकेशनल स्टैंडर्ड है, उसका शैक्षिक जो स्तर है उसके पता चल जाता है, सही बात है, पता चलता है। एडमिनिस्ट्रेटिव स्टैंडर्ड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, प्रशासन के बारे में पता नहीं चलता, उसके स्कूल का प्रशासन किस प्रकार का है वो पता हमें नहीं चल पाता है मूल्यांकन से दोस्तों, समझ रहे हो। नेक्स्ट है द टीचिंग स्टैंडर्ड, बिल्कुल टीचिंग स्टैंडर्ड का पता चलता है कि उस स्कूल में किस प्रकार की पढ़ाई हो रही है, उसका पता चलता है, उस मूल्यांकन से तो पता चलता है, ठीक है, बच्चा फेल होता है कि पास होता है, या उसके कितने मार्क्स मिलते हैं, कितने ग्रेड आते हैं, उसके कितने परसेंटेज आते हैं, वो उस स्कूल से पता चलता है, ठीक है। उस स्कूल में कितने टीचर एफिशिएंट हैं वो पता चलता है। नेक्स्ट ऑप्शन है कि द एफिशिएंसी ऑफ द टीचर्स, बिल्कुल एफिशिएंसी का भी पता चलता है कि उस स्कूल में टीचर कितने दक्ष हैं, कितने पढ़ाने में सक्षम हैं वे लोग। तो इन तीनों चीज़ों का पता चलता है दोस्तों, ऑप्शन ए, सी और डी का, लेकिन ऑप्शन बी का पता नहीं चलता है, ठीक है। और ये कहता है कि किस चीज़ का पता नहीं चलता है, तो वो है एडमिन यानी प्रशासन का, स्कूल के प्रशासन का, उस इंस्टीट्यूट के प्रशासनिक स्तर का पता नहीं चलता है मूल्यांकन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द ट्रेडिशनल क्लासरूम, इनमें से कौन सा
जो है वो ट्रेडिशनल क्लासरूम का हिस्सा नहीं है, पारंपरिक क्लासरूम का भाग नहीं है। मतलब इनमें से कौन सी चीज़ है जो पहले नहीं हुआ करती थी, ठीक है, पुरानी क्लासों में। तो पुरानी क्लासों में दोस्तों बुक्स भी होती थी, चौक भी होती थी, कंप्यूटर नहीं होता था, ब्लैक बोर्ड भी होता था, ठीक है। तो ब्लैक बोर्ड होता था, बुक होती थी और चौक होती थी, आपको पता ही है पुराने क्लासरूम में जब हम पढ़ते थे, ठीक है। कंप्यूटर का जो सिस्टम है दोस्तों वो अभी तो आया ना, 5-7 ज़्यादा 10 साल हो गए होंगे, ठीक है। तो जो पहले तो जो हम पढ़ते थे, ठीक है, तो उस वक्त कंप्यूटर नेटवर्क नहीं आया था, ठीक है। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कंप्यूटर नहीं था उस वक्त। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9, टू मोटिवेट एंड क्रिएट इंटरेस्ट अमंग चिल्ड्रन हैरोल्ड पामर डज नॉट सजेस्ट। हैरोल्ड पामर, ठीक है दोस्तों, आप कंफ्यूज मत हो जाना हैरोल्ड पामर से, ठीक है, वो हैरोल्ड पिंटर हैं, ठीक है। अगर आप में से कुछ मेरे भाई जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं या जिन्होंने की है तैयारी, तो उन्होंने एक फर्स्ट ग्रेड में चलता है, एक ड्रामा चलता है, 1 एक्ट प्ले चलता है, जो लिखा है हैरोल्ड पिंटर ने, हैरोल्ड पिंटर ने, PINTER, हैरोल्ड पिंटर वो दोस्तों। द बर्थडे पार्टी, उनके जो एक्ट है, प्ले है, उसका नाम है द बर्थडे पार्टी, द बर्थडे पार्टी, हैरोल्ड पिंटर का ये ड्रामा। ये फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में दोस्तों ये पढ़ना पड़ता है, जब आप फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम दोगे तो पढ़ना पड़ेगा, बड़ा ही मज़ेदार है। तो ये हैरोल्ड पिंटर है दोस्तों, और ये है हैरोल्ड पामर, ये शिक्षा शास्त्री थे हैरोल्ड पामर, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि टू मोटिवेट एंड क्रिएट इंटरेस्ट अमंग चिल्ड्रन, बच्चों को मोटिवेट करने के लिए और उनके अंदर रुचि पैदा करने के लिए हैरोल्ड पामर किस चीज़ के बारे में बात नहीं करते हैं। तो हैरोल्ड पामर कहते हैं कि कंपटीशन होना चाहिए बच्चों के बीच में, बिल्कुल कहते हैं हैरोल्ड पामर। वो कहते हैं कि जिसमें खेल हो, इस प्रकार के हमें उन्हें अभ्यास करवाने चाहिए, बिल्कुल करवाने चाहिए। उन्होंने रिपीटेशन पे जोर नहीं दिया दोस्तों, ठीक है, रिपीटेशन का नहीं कहा, क्योंकि रिपीटेशन करेंगे तो बच्चे जो है मोनोटोनस हो जाएंगे, बोर हो जाएंगे, है ना, उनको अरुचि पैदा होगी रिपीटेशन से, और उनमें कन्फ्यूजन भी बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, कम से कम कन्फ्यूजन रहना चाहिए। ये तीनों बातें जो है हैरोल्ड पामर ने कही है कि कंपटीशन की भावना होनी चाहिए, ठीक है, एक्सरसाइज करवानी चाहिए, जिनमें खेल जो गतिविधियाँ हैं वो वाली एक्टिविटीज़ करवानी चाहिए, गेम एक्टिविटीज़, और उनमें कन्फ्यूजन ज़ीरो रहना चाहिए या कम से कम रहना चाहिए। तो हैरोल्ड पामर ने जो है रिपीटेशन के बारे में दोस्तों मना किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10, एरर करेक्शन डज नॉट रिक्वायर, गलती जब सुधारते हैं तो हमें क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है, क्या करने की ज़रूरत नहीं है, बच्चे की गलती सुधारने में क्या चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। टू अटेंड टू एरर्स इन अ सेंसिटिव वे, कि जो बच्चे ने जो गलतियाँ की है उसको एक संवेदनशील तरीके से हम उसको लें, सही बात है, संवेदनशील तरीके से लेना चाहिए, ठीक है, ताकि बच्चा आगे गलती ना करे। टू एम्बेरस द लर्नर थ्रू करेक्शन, ठीक है, जब उसकी गलतियां आप सुधार रहे हो, जब उसकी गलतियां ढूंढ रहे हो, तब आप उसकी क्लास में इंसल्ट करें, बेइज्जती करें कि ये क्या गलतियां करता है तू रोज़ रोज़, पढ़ना तो ही नहीं तेरे को, इस प्रकार की जब हम बातें करते हैं तो वो बातें नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो इससे ये चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। ऑप्शन सी देखते हैं, टू डेवलप अ टास्क वेयर स्टूडेंट्स कैन यूज़ लैंग्वेज फ्रेम, हम ऐसा टास्क दे बच्चों को जिससे वे भाषा सीख सके, ये तो अच्छी बात है, टास्क देना चाहिए ताकि वो भाषा आसानी से सीखें। टू प्रोवाइड गुड मॉडल ऑफ एन एक्सपेंडेड ग्रामेटिकल अटरेंस, किसी उच्चारण का आप जो है एक आदर्श नमूना पेश करें बच्चों के सामने, ठीक है, कि बच्चों इस प्रकार से बोलो, ठीक है, जैसे कि बैट, BAT, बैट यानी बल्ला, बॉल, BALL, बॉल यानी गेंद, बॉल, इस प्रकार से बोले, आप बोलोगे, आपके पीछे बच्चे बोलेंगे, तो वो एक आपने जो बोला है वो एक आदर्श नमूना होगा, ठीक है। तो वो चीज़ तो करनी चाहिए, सही बात है। तो जो नहीं करनी चाहिए वो है कि बच्चे की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए, उसको हतोत्साहित नहीं करना चाहिए, उसको एम्बैरस नहीं करना चाहिए क्लास के अंदर। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल्स विल नॉट बी स्ट्रेथन्ड बाय यूजिंग टेक्स्ट बुक एज मटेरियल फॉर टीचिंग। अगर हम क्लास में टेक्स्ट बुक यूज़ करते हैं किताब में पढ़ाने के लिए, तो कौन सी जो स्किल है बच्चे के अंदर वो डेवलप नहीं होगी, ठीक है, कौन सी जो है कौशल जो बच्चे के अंदर है उसका विकास नहीं हो पाएगा। इफेक्टिव राइटिंग या कॉम्प्रीहेंशन स्किल या ग्रामर स्किल या कम्युनिकेशन स्किल। तो दोस्तों कम्युनिकेशन स्किल जो है वो तभी विकसित होगी जब उनको बुलवाएंगे, उनको स्पोकन की एक्सरसाइज करवाएंगे, तभी वो विकसित होगी दोस्तों। तो राइटिंग विकसित होगी जब हम उनको बुक से पढ़ाएंगे, बच्चे देखेंगे, ठीक है, किस प्रकार का सेंटेंस लिखा हुआ है, किस प्रकार के सेंटेंस लिखने चाहिए, और सेंटेंस का जो है एक आइडियल
सैंपल क्या होता है, ठीक है, एक आदर्श नमूना क्या होता है किसी सेंटेंस का, वो उन्हें देखने के लिए मिलता है। उनकी समझ बढ़ती है पढ़ने की, ठीक है, उनकी ग्रामर की स्किल बढ़ती है। वे देखते हैं कि कौन से टॉपिक जो है, उनका जो भी टॉपिक है ग्रामर का, वो सीखने के लिए उनको मिलता है, ठीक है। तो सारी चीज़ें होती है, बस एक कम्युनिकेशन स्किल है वो डेवलप नहीं होती है जब आप उसको बुक से पढ़ाओगे, किताब से पढ़ाओगे। कम्युनिकेशन स्किल तभी होगी जब आप उनको ऑरली कुछ कराओगे, ठीक है, उनको मौखिक रूप से कुछ करवाओगे, तभी कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होगी, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 की, सॉरी, वन शुड नॉट लर्न इंग्लिश बिकॉज, किसी को इंग्लिश क्यों नहीं सीखनी चाहिए, ठीक है, कोई आदमी इंग्लिश नहीं सीखना चाहिए और उसको जो है इन 4 में से एक बहाना नहीं लेना चाहिए, ठीक है, कि इट इज़ द लैंग्वेज ऑफ नॉलेज, ये ज्ञान की भाषा है, तो ये ज्ञान की भाषा तो है, ठीक है, वो ये नहीं कह सकता है कि ये ज्ञान की भाषा नहीं है, ठीक है। इट इज़ विंडो टू द वर्ल्ड, ये दुनिया की एक खिड़की है, ठीक है, यानी खिड़की के समान है जिसमें हम दुनिया देख सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। जितनी भी दोस्तों ज्ञान की किताबें हैं वो ज़्यादातर इंग्लिश में ही अवेलेबल है दोस्तों, और ये विंडो ऑफ द वर्ल्ड है दोस्तों, ये शायद नेहरू जी ने कहा था, मेरे को श्योर याद नहीं है पूरा, लेकिन ये कोटेशन है शायद ये नेहरू जी का है। आगे के किसी वीडियो में मैं बता दूंगा आपको सर्च करके कि इट इज़ विंडो, इंग्लिश इज़ द विंडो टू द वर्ल्ड, जिससे हम दुनिया को देख सकें, ऐसी एक खिड़की है ये अंग्रेजी। इट इज़ द लैंग्वेज ऑफ ब्रिटिश रूलर्स, ठीक है, कोई कहता है कि ये जो है विदेशियों की, उन गोरों की भाषा है जो हम पर राज करते थे, इसलिए मैं नहीं सीखूंगा, तो ये तो गलत बात है, ठीक है। इट इज़ लैंग्वेज ऑफ लिबरल मॉडर्न थिंकिंग, ठीक है, ये जो है उदारवादियों की भाषा है और आधुनिक जो विचारक हैं उनकी भाषा है, तो बिल्कुल उनकी भाषा है ये, ठीक है। तो इसमें जो गलत ऑप्शन है दोस्तों वो है ऑप्शन सी, ठीक है, कि हमें ये मान के नहीं चलना चाहिए कि ये गोरों की भाषा है इसलिए हम नहीं सीखेंगे। भाई भैया गोरों की भाषा है ये, सही बात है, लेकिन ये हमें दुनिया में तरक्की देती है, ठीक है, इससे हमारा विकास होता है, तो हमें अंग्रेजी सीखनी चाहिए और ये नहीं कहना चाहिए कि ये गोरों की भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 13 नंबर, सॉरी, द स्टूडेंट्स लर्न पैटर्न्स ऑफ लैंग्वेज बाय रिपीटिंग मॉडल सेंटेंसेस दैट टीचर प्रोवाइड्स। विद्यार्थी जो है वो लैंग्वेज सीखते हैं, ठीक है, पैटर्न के जरिए, भाषा सीखते हैं पैटर्न के जरिए, और जो पैटर्न होते हैं दोस्तों उनमें एक वाक्य दिए हुए रहते हैं, उन वाक्य को वो बार बार रिपीट करते हैं, जो टीचर उनको देता है उस वाक्य को वो बार बार रिपीट करते हैं, वे जो फ्रेजेज हैं उनको रटते हैं, ठीक है, और टीचर उनको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देता है, ठीक है, धनात्मक जो है पुनर्बलन देता है, यानी शाबाश बेटा अच्छा बोला तुमने, इस प्रकार की बातें टीचर करता है जब भी वे बोलते हैं, व्हेन दे परफॉर्म ड्रिल्स, जब वे बोलते हैं। दिस मेथड इज़, ये मेथड कौन सा है दोस्तों, ठीक है, जिसमें बच्चे एक पैटर्न सीखते हैं, उस पैटर्न को वो बार बार दोहराते हैं, तो ये दोस्तों मेथड है न्यू की मेथड, यानी कि आर्मी मेथड या ऑडियो लिंगुअल मेथड। ये मेथड है दोस्तों ऑडियो लिंगुअल मेथड है ये, जिसमें बच्चों को पैटर्न दिए जाते हैं, वो पैटर्न को रिपीट करते हैं बार बार, ठीक है, फ्रेजेज याद करवाई जाती है उनको, टीचर उनको बोलता है शाबाश बेटा, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देता है, ठीक है, उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, ऑडियो लिंगुअल मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 14 नंबर, कि द स्टूडेंट्स टेक ऑल सब्जेक्ट्स इन इंग्लिश मीडियम। बच्चे सारे विषय अंग्रेजी माध्यम में लेते हैं। दे टेक पार्ट इन क्लास, कक्षा में हिस्सा लेते हैं, एंड स्कूल एक्टिविटीज़, ठीक है, कक्षा में जो गतिविधियाँ हो रही है, स्कूल में जो गतिविधियाँ हो रही हैं, अपने सहपाठियों के साथ वे हिस्सा लेते हैं, ठीक है, और वे बच्चे अंग्रेजी बोलते हैं। तो ये अप्रोच है दोस्तों, ये अप्रोच है इमर्जन अप्रोच, ठीक है। इमर्जन अप्रोच जो है दोस्तों वो बिलिंगुअल मेथड का ही एक अप्रोच है, ठीक है, बिलिंगुअल मेथड जो है उसका एक अप्रोच है इमर्जन अप्रोच, जिसमें दोस्तों क्या है कि टीचर जो है वो दोनों भाषाएं बोल सकता है, ठीक है, फर्स्ट लैंग्वेज और सेकंड लैंग्वेज, फर्स्ट लैंग्वेज और सेकंड लैंग्वेज बोल सकता है, ठीक है, टीचर बोल सकता है बच्चों को समझाने के लिए, और बाकी जो सब्जेक्ट हैं वो उनके अंग्रेजी विषय में ही रहते हैं दोस्तों, यानी सेकंड लैंग्वेज जो ही उनकी टारगेट लैंग्वेज है उसमें रहते हैं उसके सारे विषय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 15 नंबर, की नेचुरल अप्रोच ऑफ लर्निंग लैंग्वेज वाज डेवलप्ड बाय। नेचुरल जो अप्रोच है भाषा सीखने का वो किसने डेवलप किया था दोस्तों, तो वो डेवलप किया था दोस्तों क्रेशन एंड टेरल ने, वो डेवलप किया था, क्रेशन एंड टेरल ने डेवलप किया था दोस्तों भाषा सीखने का जो नेचुरल अप्रोच है ना, वो डेवलप किया था क्रेशन एंड टेरल ने। अगर चॉम्स्की की बात करें दोस्तों कि नोआम चॉम्स्की का पूरा नाम था नोआम चॉम्स्की, NAOM,
ठीक है, ये दोस्तों ए है, इसको डी मत समझ लिया। नोआम चॉम्स्की, NAOM चॉम्स्की, इन्होंने कहा था दोस्तों कि इंसानों के अंदर जो है भाषा सीखने की एक जन्मजात योग्यता होती है। चॉम्स्की ने कहा था इंसानों के अंदर एक इनेट एबिलिटी होती है, भाषा सीखने की एक जन्मजात योग्यता होती है, जिसको उन्होंने नाम दिया था, एक डिवाइस होता है LAD, ठीक है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, भाषा अधिगम यंत्र जो है हर इंसान के अंदर होता है कि वो भाषा सीख सके, ऐसा उन्होंने परिभाषा दी थी नोआम चॉम्स्की ने। और दोस्तों बर्लिट्ज की अगर हम बात करें तो दोस्तों बर्लिट्ज थे मैक्सिमिलियन बर्लिट्ज, उनकी खुद की स्कूलें थी, ठीक है, US में उनकी खुद की स्कूलें थी मैक्सिमिलियन बर्लिट्ज की। तो उन्होंने क्या किया था कि जो डायरेक्ट मेथड था, ठीक है, उसको उन्होंने अपनी स्कूलों में इस्तेमाल किया था, ठीक है, अपने स्कूलों में लागू किया था उन्होंने डायरेक्ट मेथड, और उस मेथड को उन्होंने नाम दिया था, डायरेक्ट मेथड नाम ना दे करके उन्होंने नाम दिया था बर्लिट्ज मेथड। बर्लिट्ज मेथड कहा था उन्होंने, बर्लिट्ज मेथड। नेक्स्ट है दोस्तों हेनरी गोइंस, तो ये भी दोस्तों हेनरी गोइंस भी एक जाना पहचाना नाम है। इन्होंने DM का समर्थन किया था और DM जो है डायरेक्ट मेथड, उस पर उन्होंने कुछ काम भी किया था, ठीक है। तो ये हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कि नेचुरल अप्रोच ऑफ लर्निंग लैंग्वेज का जो विकास किया था, उसको बनाया था भाषा सीखने का, ये था ऑप्शन A क्रेशन एंड टेरल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ये दोस्तों एक पैसेज है, इस पहले पैसेज को हम पढ़ लेते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड वर्क एंड अ डिसेंट वेज ऑफ फॉर माई वर्क। सबसे पहले तो मुझे काम चाहिए और इस काम का मेरे को एक अच्छा सा मेहनत आना चाहिए दोस्तों, ये कहा था, ये कह रहा है राइटर। फिर कहा कि और एरिस्टोटल यानी अरस्तु, ठीक है, अंग्रेजी में इसको एरिस्टोटल बोलते हैं। एरिस्टोटल डिफाइंड हैप्पीनेस नॉट एज ए सम ऑफ प्लेजर्स बट एज अनइम्पीडेड एक्टिविटी, ठीक है, अनइम्पीडेड यानी बिना रोक टोक के, बिना रोक टोक के। एरिस्टोटल ने खुशियों को परिभाषित किया था, उन्होंने ये नहीं कहा था कि बस मजे ले लो, ठीक है, सम ऑफ प्लेजर यानी कि सिर्फ मजे ले लो, उन्होंने ये नहीं कहा था, बल्कि उन्होंने कहा था कि आप बेरोक टोक कोई काम करो, ठीक है, आपको काम करने की आज़ादी हो, वो खुशी होती है। आई वॉन्ट वर्क विच इज़ हार्ड बट इंटरेस्टिंग, ये कहता है कि मैं ऐसा काम करना चाहता हूँ जो कठिन हो, चाहे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसमें वो रोचक होना चाहिए, वो कार्य इंटरेस्टिंग होना चाहिए। आई एम एक्सेप्शनली यानी अपवाद स्वरूप, आई एम एक्सेप्शनली लकी, मैं अपवाद स्वरूप बहुत ही किस्मत वाला हूँ, क्योंकि बिकॉज आई कैन चूज माई ओन वर्क टू अ लार्ज एक्सटेंट, क्योंकि मैं अपना काम पसंद कर सकता हूँ, ठीक है, यानी अपना काम चुन सकता हूँ, पसंद करना यानी चुन सकता हूँ, चूज यानी चुन सकता हूँ, अपना कार्य चुन सकता हूँ कि मेरे को क्या काम करना है। इफ़ आई वॉन्ट रेस्पाइट फ्रॉम साइंस, रेस्पाइट फ्रॉम का अर्थ होता है दोस्तों पीछा छुड़ाना, पीछा छुड़ाना, अगर मैं पीछा छुड़ाना चाहता हूँ विज्ञान से, इफ़ आई वॉन्ट रेस्पाइट फ्रॉम साइंस आई कैन गो एंड बी अ वॉर, ये दोस्तों नेड नहीं है, ये है एंड, गलती से लिखा गया, ठीक है, आई कैन गो एंड बी अ वॉर करस्पॉन्डेंट, करस्पॉन्डेंट यानी संवाददाता जो न्यूज़ देता है, ठीक है, सूचना देता है, खबर देता है। तो क्या ये कहता है कि अगर मेरे को साइंस अच्छी नहीं लगती, अगर मैं साइंस से पीछा, विज्ञान से पीछा छुड़ाना चाहता हूँ, तो मैं क्या है कोई युद्ध का संवाददाता बन सकता हूँ जो युद्ध की खबरें दे, ठीक है, या फिर मैं बच्चों की कहानियाँ लिख सकता हूँ, या फिर मैं राजनीतिक भाषण लिख सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, मेरी मर्जी है, जो भी काम मेरे को करना है। आई रिक्वायर फ्रेंडशिप, मुझे दोस्ती चाहिए, मुझे दोस्ती की ज़रूरत है, और विशेष तौर से आई रिक्वायर फ्रेंडशिप ऑफ माई कलीग्स एंड कॉमरेड्स इन साइंटिफिक एंड पॉलिटिकल वर्क। दोस्तों कलीग्स होता है जो आप ऑफिस में आपके साथ काम करने वाले व्यक्ति हैं, उनको बोलते हैं कलीग, किसी भी ऑफिस में साथ काम करने वाले व्यक्ति यानी सहकर्मी। और कॉमरेड बोलते हैं जो दोस्तों जो जब दोस्त यानी आपस में काम करते हैं साथ में, ठीक है, उनको बोलते हैं कॉमरेड। तो ये कहता है कि मुझे दोस्ती तो चाहिए, लेकिन मुझे साथ काम करने वालों की दोस्ती चाहिए, जो मेरे सहकर्मी हैं उनकी दोस्ती चाहिए, चाहे वो विज्ञान क्षेत्र के हों चाहे राजनीति क्षेत्र के हों। आई वॉन्ट द सोसाइटी ऑफ इक्वल्स, मुझे समानता वाली समाज चाहिए जिसमें समानता हो, सभी समान हो। हु विल क्रिटिसाइज मी एंड हुम आई कैन क्रिटिसाइज, ठीक है, मुझे एक ऐसा समाज चाहिए जिसमें हम सब समान हों, जिनके बारे में मैं आलोचना कर सकूँ और जो मेरे बारे में आलोचना कर सके, ऐसा मुझे समाज चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों अब इस पैसेज पर आधारित कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कंजंक्शन इन द सेंटेंस 3 इज, 3 नंबर सेंटेंस में जो कंजंक्शन है वो कौन सा है। तो दोस्तों हमें 3 नंबर सेंटेंस में जाने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं आपको जाके भी दिखा दूंगा, ठीक है, पढ़ के दिखा दूंगा, लेकिन पहले यही इसको सॉल्व कर लेते हैं कि वॉन्ट यानी चाहना, ये होती है दोस्तों वर्ब, ठीक है, आई वॉन्ट यू, मैं तुमको चाहता हूँ, ठीक है, आई वॉन्ट अ कप ऑफ टी, मैं एक कप ऑफ टी चाहता हूँ,
ठीक है। और हार्ड है दोस्तों वो होता है एडजेक्टिव, ठीक है, एडजेक्टिव भी होता है और एडवर्ब दोनों होता है, ठीक है। और इंटरेस्टिंग है दोस्तों रोचक, ठीक है, दिस स्टोरी इज इंटरेस्टिंग, ये कहानी रोचक है, या इंटरेस्टिंग पर्सन, इंटरेस्टिंग स्टोरी, इंटरेस्टिंग मूवी, तो ये है दोस्तों एडजेक्टिव, ठीक है, ठीक है। तो बचा दोस्तों इसमें से बट है, तो ये क्या है, ये कंजंक्शन है दोस्तों, बट क्या है वो कंजंक्शन है। ज़्यादा 3 नंबर वाक्य पढ़ने की जरूरत नहीं है, फिर भी हम पढ़ के देख लेते हैं। तो इसका 3 नंबर जो वाक्य है दोस्तों वो है आई वॉन्ट वर्क, ठीक है, निशान लगा के बता रहा हूँ मैं आपको, ये वाक्य है आई वॉन्ट टू वर्क विच इज़ हार्ड बट, ये देखो यहाँ पे दे रखा ना बट, ये है इसमें कंजंक्शन, बट इंटरेस्टिंग, मुझे काम चाहिए जो हार्ड हो चाहे लेकिन रोचक होना चाहिए, ठीक है। हाँ मुश्किल काम है वो चलेगा लेकिन रोचक होना चाहिए काम, तो इसमें कंजंक्शन है वो ऑप्शन सी में बट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 कि अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल हैप्पीनेस इज, एरिस्टोटल यानी अरस्तु के अनुसार खुशियाँ क्या है, खुशी क्या है। तो उसने कहा था कि खुशियाँ क्या है, खुशी किस चीज़ में है, खुशी है दोस्तों वो मज़े लेने की चीज़ नहीं है कि आप मज़े ले रहे हो, ठीक है, दिन भर वो मज़े, वो खुशी नहीं है। खुशी क्या, आप बिना रोक टोक कोई काम कर सको, बिना रोक टोक कोई गतिविधि कर सको, अनइम्पीडेड यानी बिना रोक टोक एक्टिविटी यानी काम या गतिविधि जो भी है। तो अरिस्टोटल ने क्या कहा, खुशियाँ क्या है, अनइम्पीडेड एक्टिविटी, अनइम्पीडेड एक्टिविटी है, बिना रोक टोक के काम करना ही खुशी है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, द ऑथर रिक्वायर्स फ्रेंडशिप ऑफ, जो लेखक है उसको किन की दोस्ती चाहिए, तो उसने कहा कि मेरे को कलीग की दोस्ती चाहिए, ठीक है, किसकी चाहिए, कलीग की दोस्ती चाहिए, कॉमरेड की दोस्ती चाहिए, ठीक है, कॉमरेड या कलीग यानी सहकर्मी जो साथ काम करे, तो उसमें ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन सी है, फेलो वर्कर्स जो साथ काम करने वाले होते हैं, यंग चिल्ड्रन यानी छोटे बच्चे, टीचर यानी अध्यापक, पॉलिटिकल यानी नेता, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, फेलो वर्कर्स की दोस्ती चाहता है वो, साथ काम करने वाले लोगों की, कलीग की दोस्ती चाहता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं कि हाउ मेनी कनेक्टर्स आर देयर इन सेंटेंस 5, सेंटेंस 5 में कितने कनेक्टर्स हैं दोस्तों, 2 3 4 5, तो सेंटेंस 5 देख लेते हैं पहले कौन सा है, सेंटेंस 5 ढूंढते हैं, एक सेकंड, ये रहा, इफ़ आई वॉन्ट रिस्पाइट फ्रॉम, इफ़ आई, तो इसमें दोस्तों सबसे पहला तो हो गया इफ़, ठीक है, इफ़ आई रेस्पाइट फ्रॉम साइंस आई कैन गो, एंड एक हो गया इसमें एंड, ठीक है, ये नेड लिखा हुआ है लेकिन ये एंड है दोस्तों, लिखने में गलती होगी मेरे से, एंड बी ए वॉर करस्पॉन्डेंट, और ये भी दोस्तों कंजंक्शन है, कनेक्टिव है, ठीक है, और राइट स्टोरीज, चिल्ड्रन स्टोरीज, और वापस और आ गया, ये भी कनेक्टिव है दोस्तों, इसके अंदर कनेक्टर है, वाक्य को जोड़ रहा है, और मैक पॉलिटिकल स्पेस, तो टोटल कितने हो गए दोस्तों, एक तो हो गया इफ़, एक हो गया एंड, और 2 बार आ रहे हैं, और तो 2 और 2 4 हो गए दोस्तों, इसमें कितने हो गए कनेक्टिव, 4 हो गए, ठीक है, कैसे हो गए 4, एक तो हो गया एंड, और एक क्या हो गया दोस्तों, इफ़ हो गया, सबसे पहले वाला क्या हो गया, इफ़ हो गया, और फिर आ गया और दोबारा क्या आ गया, और आ गया, तो 4 हो गए टोटल संख्या में, 1 2 3 4, ठीक है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ये भी इसी में से है कि व्हाट डज द नरेटर वांट, व्हाई डज द नरेटर वांट वर्क, कि लेखक जो है, नरेटर यानी लेखक कार्य क्यों चाहता है, काम क्यों चाहता है, व्हाई डज द नरेटर वांट वर्क, नरेटर यानी लेखक काम क्यों चाहता है, उसने कहा कि मेरे को खुशी मिलती है काम करने में, तो किस में ये ऑप्शन है दोस्तों, टू गेट हैप्पीनेस, खुशी चाहने के लिए वो ऐसा करता है, काम चाहता है वो, ठीक है, काम करने में उसको खुशी मिलती है, ऑप्शन सी सही है इसमें भी। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, ये पोएम है विलियम शेक्सपियर की, ठीक है, जो कि एक बहुत गजब का सोनेटियर था, ड्रामेटिस्ट था, एक्टर था, सैड डेकोरेटर था, सब कुछ था वो, ठीक है, कला प्रेमी था, कला से भरा हुआ व्यक्ति था वो, विलियम शेक्सपियर। उन्होंने ये एक सोनेट लिखी है, सोनेट यानी 14 लाइनों की पोएम, ठीक है, जिसका आइम्बिक पेंटामीटर हो, मीटर कौन सा होता है, आइम्बिक पेंटामीटर। तो दोस्तों ये पोएम है वेंट टू द सेशंस ऑफ स्वीट साइलेंट थॉट, ये दोस्तों सेशंस हैं, ठीक है, सेशंस, इसके भी आपको करके बता दूँ, सेशंस, ठीक है, सेशंस, ये वेंट टू द सेशंस of sweet silent thought, I summon up remembrance of things past. I sigh the lack of many a things I sought, and with all woes, wow है दोस्तों, ये woes, एक सेकेंड, इस प्रकार से ये wow, and with all woes,
knew well my dear times waste, then I can drown an eye unused to flow for precious friends bid in the deathless night, and weep afresh love's long since cancelled vow, and mourn the expense of many a vanished sight. तो इसका क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। इस पोएम को मैं आपको इन शॉर्ट में बताता हूँ, एकदम छोटी बताता हूँ, वैसे बताने लगूँगा तो शायद काफ़ी वक्त चला जाए हमारा, जो किसी काम का नहीं है, ठीक है। हालांकि पोएम से क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन इतने ज़्यादा क्वेश्चन पोएम के अंदर के नहीं आते, वो आपको ज़्यादा कोई लिटरेरी फॉर्म पूछ लेगा, ठीक है, लिटरेरी आइटम पूछ लेगा, लिटरेरी टर्म पूछ लेगा कुछ भी, या उसका राइम स्कीम पूछ लेगा। तो ये भी दोस्तों लिटरेरी टर्म ही कहलाता है, राइम स्कीम भी, ठीक है। तो वो ज़्यादातर क्या पूछता है आपको, लिटरेरी टर्म्स ही पूछता है, पोएम के अंदर के क्वेश्चन बहुत कम पूछता है वो आपको। तो इसमें देखते हैं दोस्तों, ये कह रहा है कि स्वीट सेशंस, सॉरी पहले मैं आपको पोएम बताता हूँ कि ये कह रहा है कि जब भी मैं सोचता हूँ कि अतीत में मेरे साथ क्या क्या हुआ तो मैं निराश हो जाता हूँ, क्योंकि जो मैं पाना चाहता था उसमें मैं नाकाम रहा। जो कवि जो है वो कुछ पाना चाहता था उसमें वो नाकाम रहा, उसके पुराने जख्म नए लगने लगते हैं और उसको शिकायत रहती है कि किस प्रकार से मैंने अपना कीमती समय बर्बाद कर दिया। फिर मैं मेरे उन प्रिय दोस्तों के लिए रोता हूँ, कवि कहता है कि फिर मैं मेरे उन प्रिय दोस्तों के लिए रोता हूँ जो इस दुनिया से जा चुके हैं। हालांकि मैं कभी कभार ही रोता हूँ, ये कहता है कि मैं ज़्यादा नहीं रोता हूँ, लेकिन जब भी मुझे मेरे दोस्तों की याद आती है जो इस दुनिया से चले गए तो मैं फूट फूट कर रोता हूँ, बहुत ज़्यादा रोता हूँ। आई वीप हैविली, ठीक है, आई वीप हैविली लिखा हुआ इसमें कि मैं फूट फूट कर रोता हूँ जो मेरे दोस्त जा चुके हैं। हालांकि मैं बहुत कम रोता हूँ, लेकिन जब भी मेरे को उनकी याद आती है तो मैं रोने लग जाता हूँ। जो कभी मेरे प्यारे दोस्त थे मैं उनके लिए रोता हूँ और उनके लिए पछतावा करता हूँ जो ख़त्म हो चुके हैं, जो चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं उनके लिए भी मैं पछतावा करता हूँ। लेकिन जैसे ही मैं मेरे प्रिय दोस्त के बारे में सोचता हूँ, उनकी बातें याद करता हूँ, तो मेरे सारे दुख खत्म हो जाते हैं और वे चीज़ें जो मैंने खो दी थी वापस मुझे मिल जाती है, ठीक है। मैं मतलब ये चीज़ सोचता हूँ कि यार वो तो चले गए, मैं अकेला रह गया, मेरा दोस्त अब कोई भी नहीं है, तो ये चीज़ जब सोचता हूँ तब तो मुझे दुख होता है। लेकिन जब मैं उनके साथ बातें सोचता हूँ कि मैंने कैसे उनके साथ समय गुजारा, कैसे मेरा जो है वक्त रहा उनके साथ, क्या क्या हमने बातें की थी, तो जब वो सारी चीज़ें मैं सोचता हूँ तो मेरे दोस्त मेरे को वापस मिल जाती है, वो चीज़ें सारी मेरे को वापस मिल जाती है, वो बातें मेरे को सारी वापस मिल जाती है और वो सारा दुख चला जाता है। अ वेनिस्ड साइट, वो दुख सारा चला जाता है। तो ये देखते हैं क्या है कि सेशंस ऑफ स्वीट साइलेंट थॉट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये किसका एग्जाम्पल है, तो सीधा सा दिख रहा है दोस्तों, इसमें से की जो ध्वनि है वो बार बार रिपीट हो रही है, सेशंस, ठीक है, इसमें भी सेशंस ऑफ स्वीट साइलेंट थॉट, ठीक है, इसमें दो ध्वनि रिपीट हो रही है दोस्तों, एक तो से की और एक टे की। इसमें देखो सेशंस ऑफ स्वीट, इसमें टे है, इसमें साइलेंट, ठीक है, और थॉट, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों टे रिपीट हो रहा है, ठीक है, और इनमें दो जो है वो से रिपीट हो रहा है, सेशंस ऑफ स्वीट साइलेंट थॉट। तो जो साउंड रिपीट होता है दोस्तों उसको, उस लिटरेरी फॉर्म को क्या कहते हैं, एलिट्रेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि द राइम स्कीम इन द पोएम इज, राइम स्कीम क्या है दोस्तों इस पोएम की, तो हम पहले पढ़ लेते हैं पोएम को कि वेन टू द सेशन ऑफ स्वीट साइलेंट थॉट, ठीक है, इस थॉट को दोस्तों हम ए मान लेते हैं। आई समन अप रिमेम्बरेंस ऑफ थिंग पास्ट, ठीक है, पास्ट को भी मान लेते हैं। आई साई द लैक ऑफ मैनी अ थिंग आई सॉट, तो ये थॉट है, ये सॉट से मैच कर रहा है तो इसको भी ए दे देते हैं नाम। एंड विद ओल्ड वाउज मैन न्यू वेल माई डियर टाइम्स वेस्ट, ठीक है, तो ये पास्ट है दोस्तों, ये वेस्ट है, ये पास्ट से मैच कर, इसको भी बी दे देते हैं, ठीक है। और वैसे भी दोस्तों शेक्सपियर ने जो सोनेट है उसको देखने की जरूरत नहीं, उसका भी जो राइम स्कीम है वो इसी प्रकार से रहती है, ए बी सी डी ई एफ जी, इस प्रकार की उसकी राइम स्कीम रहती है। तो इसकी राइम स्कीम क्या हो जाएगी दोस्तों, ए बी, ठीक है, पहले स्ट्रेंजा की इसकी इस राइम स्कीम क्या रहती है दोस्तों, ए बी, ठीक है, दूसरी स्ट्रेंजा की रहती है सी डी, और तीसरे की रहती है ई एफ, और जो कपलेट होता है उसकी रहती है जी, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स टेकन फ्रॉम द पोएम इज एन एग्जाम्पल ऑफ पर्सोनिफिकेशन, इनमें से कौन सा शब्द है जो जिसका जो है पर्सोनिफिकेशन लगता है, वो शब्द आपको आई है कि टाइम है कि लव्स है कि मून्स है, ठीक है दोस्तों। इस पोर्शन को वैसे हटा दिया गया था इस क्वेश्चन को, लेकिन हटाया क्यों था ये मेरे को समझ में नहीं आया दोस्तों। हालांकि इसमें दोस्तों मेरे हिसाब से जो पर्सोनिफिकेशन कर रखा है दोस्तों, उसमें वो है
आई का कर रखा है, सिर्फ इस पोएम में जो है सिर्फ आई का पर्सोनिफिकेशन कर रखा है। बाकी इसको डिलीट करने वाले को क्या लगा कि इसमें पर्सोनिफिकेशन कितने हैं या नहीं है, ठीक है। अगले को लगा होगा कि या तो एक भी नहीं है या फिर 2-3 शब्द हैं वो एक साथ जो है पर्सोनिफिकेशन जो है उनमें अप्लाई हो रहा है, ठीक है। पर्सोनिफिकेशन यानी दोस्तों निर्जीव चीज़ों का मानवीकरण करना, मैंने आपको पहले ही बताया था, ठीक है। जैसे कि मेरा बेड मेरा इंतज़ार कर रहा था, किताबें मेरी तरफ देख रही थी, तो इस प्रकार की जो निर्जीव चीज़ों का मानवीकरण करते हैं उसको बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। इन शॉर्ट में बता रहा हूँ। तो दोस्तों इस पोएम में दोस्तों ये कह रहा है ना कि देन आई कैन ड्रॉन एन आई, ठीक है, अनयूज्ड टू फ्लो, देन आई कैन ड्रॉन एन आई, आँखें जो डूब चुकी थी, ठीक है, जिन्हें तैरने की आदत नहीं थी, उन आँखों को तैरने की आदत। तो तैरने का काम किसका होता है यार? तैरने का काम या तो इंसान कर सकता है या जानवर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कह रहा है कि आँखें तैर रही थी, तो ये गलत बात है। ये इसने इसका पर्सोनिफिकेशन किया आई का। खैर उसकी मर्जी, उसने क्यों किया क्यों नहीं किया, गलत क्यों डिलीट कर दिया इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों 24 नंबर क्वेश्चन, पिक आउट द करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ मेटाफर। मेटाफर का सही एग्जाम्पल दोस्तों, तो मेटाफर का सही एग्जाम्पल दोस्तों इसमें इसने माना था बोर्ड ने द शिप ऑफ लाइफ मूव्स ऑन। हालांकि मेरे को ऐसा लगता है कि इसमें जो ऑप्शन सी है वो भी मेटाफर का एग्जाम्पल है, लेकिन इसने माना था बोर्ड ने द शिप ऑफ लाइफ मूव्स ऑन। हालांकि ये ऑप्शन बी भी मेटाफर का एग्जाम्पल है, लेकिन रोजी लिप्स एंड चिक्स, तो ये भी गुलाबी होठ, ठीक है। इस प्रकार की जो हम किसी को सिमिलराइज करते हैं, किसी का जो है क्या बोलते हैं तुलना करते हैं, ठीक है। लिप्स की तुलना हम किससे कर दी? रोज से कर दी, गुलाब से कर दी कि गुलाब जैसे तेरे होठ हैं, ठीक है। माई लव इज़ लाइक रेड रेड रोज, ये सिमिली है दोस्तों, ठीक है। और तो ये दोस्तों इसमें मेरे को ये भी मेटाफर लगता है और ये भी लगता है। ऑप्शन ए में नहीं लगता है क्योंकि इसमें लाइक शब्द आ गया है और इसमें एज शब्द आ गया, जिसमें लाइक एज सो देन इस प्रकार के शब्द आ जाए दोस्तों तो वो क्या होता है? सिमिली होता है। और जिसमें ये प्रकार के शब्द ना आए, सो लाइक एज देन, तो वो क्या होता है? मेटाफर होता है। तो इनमें दोनों में दोस्तों इस प्रकार के शब्द नहीं आए हैं, रोजी लिप्स एंड चिक्स। खैर अगले की मर्जी, इसमें इन्होंने ये माना था, ऑप्शन बी माना था। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन 25 नंबर, व्हाट इज हिडन इन डेथ्स डेथलेस नाइट। क्या छिपा है मौत की रात में, ठीक है, या मौत की गोद में क्या छिपा है? यानी मौत, यानी किसकी मौत हो गई है, कौन चला गया मौत की गोद में? तो उसका दोस्त चला गया दोस्तों, ठीक है। जैसे कह रहा है ना कि माई प्रेशियस फ्रेंड्स, ये देखिए माई प्रेशियस फ्रेंड्स, बिड हिड है ये दोस्तों, हिड है ये, ठीक है, इसमें बिड लिखा गया, HID, हिड यानी छिपना। माई प्रेशियस फ्रेंड्स हिड इन द डेथ्स, तो इसका दोस्त चला गया मौत की गोद में, तो ऑप्शन सी सही है इसमें। नेक्स्ट देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 26 नंबर। ये कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक विद अप्रोप्रिएट मॉडल लगाना है इसमें, ठीक है। ये कह रहा है वो बीमार है, ही इज़ इल, ही डैश सी अ डॉक्टर, उसे डॉक्टर को मिलना ही चाहिए। तो कैन है दोस्तों ये पॉसिबिलिटी ये एबिलिटी बताता है, ठीक है। वुड है ये फ्यूचर रिप्रेजेंट करता है, कुड है ये पास्ट एबिलिटी बताता है, और मस्ट है दोस्तों ये जो है नेसेसिटी बताता है कि ऐसा काम होना ही चाहिए। वो बीमार है तो उसको जाना ही चाहिए डॉक्टर के पास यार, तो इसमें क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी आ जाएगा कि उसको डॉक्टर के पास जाना ही चाहिए, वो बीमार है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें प्रेपोजिशन फिल करनी है, ठीक है, एक सेकेंड, प्रेपोजिशन फिल करनी है ऑन, अपॉन, विद और एट। तो दोस्तों बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है ये और बड़ा ही हार्ड क्वेश्चन भी था ये, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है दोस्तों, ही इज़ एंग्री डैश मी। अब यहाँ डैश में क्या आएगा दोस्तों? तो मैं आपको बात बता दूं दोस्तों कि एंग्री के साथ ना तो ऑन आता है कभी और ना ही किसी सूरत में अपॉन आता है, ठीक है। उसके साथ आता है विद आ सकता है और एट आ सकता है, ये दोनों नहीं आते हैं। तो दोस्तों ये बड़ा ही शानदार सवाल था दोस्तों। तो मैं बताता हूँ कि आपको विद कब आएगा। विद कब आएगा? एंग्री के साथ। एंग्री के साथ एक तो आता है विद, WITH, और एक आता है दोस्तों एंग्री के साथ एट आता है, एंग्री एट, ठीक है। या तो बोलेंगे एंग्री विद या एंग्री एट। तो एंग्री विद कब बोलेंगे दोस्तों? जब आगे आपको खाली स्थान के आगे कोई प्रोनाउन दिया हुआ, ठीक है, कोई प्रोनाउन दिया हुआ, ठीक है, आई, माई, मी, वी, अवर, अस, यू, योर, यू, ही, हिज, हिम, ठीक है, शी, हर, इस प्रकार के, दे, देयर, देम, इस प्रकार के जो प्रोनाउंस होते हैं ये दे रखे हों तो आपको विद का यूज़ करना है दोस्तों, ठीक है। और इसमें भी दोस्तों विद आएगा क्योंकि इसमें आगे प्रोनाउन दे रखा है, ठीक है। और जब आपको कोई सिचुएशन दी हो आगे, ठीक है, किसी प्रकार की कोई परिस्थिति दे रखी हो, ठीक है,
एंग्री के बाद में एंग्री डैश और कोई किसी प्रकार की सिचुएशन के बारे में बता रखा हो या कोई अब्स्ट्रैक्ट नाउन बता रखी हो, ठीक है, जिसको आप छू ना सको, देख ना सको, इस प्रकार की हो, तो वहाँ पर दोस्तों एट आएगा, ठीक है। कब आएगा एट? जब कोई सिचुएशन हो या कोई अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो, ठीक है, तब क्या आएगा? एट आएगा। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ कि आई वॉज सो एंग्री एट द वे आई हैड बिन ट्रीटेड। आई वॉज सो एंग्री एट द वे, मैं उस तरीके से नाराज़ था जिस तरीके से मेरे साथ व्यवहार किया गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो है एंग्री, मैं आपको लिख के बताता हूँ दोस्तों, एंग्री एट आएगा, एंग्री एट द वे, ठीक है, द वे। यहाँ पर मान लो डैश होता तो ये यहाँ दोस्तों क्या, ये परिस्थिति है एक, ठीक है, उस तरीके से मैं परेशान था, उस तरीके पर मैं मुझे गुस्सा था जिस तरीके से मेरे साथ व्यवहार किया गया। या फिर एक और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि ही फेल्ट एंग्री एट द इनजस्टिस, उसे गुस्सा आ गया। ही फेल्ट एंग्री एट द इनजस्टिस। अब ये इनजस्टिस क्या है दोस्तों? ये एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। तो ये इनजस्टिस यानी अन्याय के खिलाफ उसको गुस्सा आ गया। तो ये इस प्रकार की जो चीज़ें होती है दोस्तों, तब आता है आपको एट लगाना पड़ता है, कोई परिस्थिति हो या अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो, और जब कोई प्रोनाउन हो तो क्या लगाना पड़ता है? विद लगाना पड़ता है। बड़ा ही शानदार सवाल था दोस्तों, और बड़ा ही हार्ड क्वेश्चन भी कर सकते हैं आप इसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि एलिजी क्या है, ठीक है। एलिजी, एक सेकेंड पेन ले लेता हूँ। हाँ, एलिजी क्या है? व्हाट इज़ एलिजी? एलिजी दोस्तों किसी राजनेता की तारीफ, बिल्कुल गलत बात है। ये किसी अपने प्रिय पर दुख व्यक्त करता है, बिल्कुल सही है ये, ठीक है। ये अपने किसी प्रिय पर दुख व्यक्त किया जाता है। ये लोगों के कार्यों का मूल्यांकन करता है, गलत बात है। ये किसी बच्चे के जन्म पर जो तारीफ़ की जाती है, ठीक है, वाहवाही की जाती है, वो भी नहीं होता है, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ये क्या दोस्तों, कोई किसी कवि का कोई प्रिय व्यक्ति मर जाता है, ठीक है, वो उसका दोस्त होता है ज़्यादातर, तो उस पर जो गाया जाता है वो होता है लिखा जाता है, वो होती है एलिजी होती है दोस्तों, ठीक है। पोएम होती है एक, और काफ़ी बड़ी पोएम होती है। एक फेमस एलिजी दोस्तों सबसे फेमस है थॉमस ग्रे की, THOMAS, थॉमस ग्रे की एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, उसका नाम ही है एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड। बड़ी ही फेमस है। आपको अगर आ जाए एग्जाम में फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड में तो याद रखना है थॉमस ग्रे की, आपने पढ़ा भी होगा अगर आपकी लिटरेचर कभी रही होगी तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर, द सब्जेक्ट मैटर ऑफ दिस सोनेट इज। इस सोनेट का सब्जेक्ट मैटर क्या है? वो अपने दोस्त से प्यार करता है, उनको याद कर रहा है वो, ठीक है। तो ये कह रहा है कि ये किसी पर्सन की बायोग्राफी है, नहीं बिल्कुल भी नहीं है। उसकी जीवनी नहीं है। ये साहस की कहानी बिल्कुल नहीं। ये प्यार की कहानी बिल्कुल, वो अपने दोस्त से प्यार करता है, उनको याद कर रहा है। ये बदले की भी नहीं है, ठीक है। तो ये किसकी, इन तीनों की, ये किसकी है? इसकी थीम क्या है? लव है इसकी थीम, प्रेम। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों इसका उत्तर, क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है इसका कि ड्रामा डिफर्स फ्रॉम पोएट्री एज। ड्रामा जो है वो पोएट्री से अलग होता है, क्योंकि पोएट्री में, ड्रामा में क्या होता है? ड्रामा में मेटाफर होता है? नहीं। ड्रामा में एक्शन होता है? बिल्कुल सही बात है। इसमें राइम स्कीम होती है? नहीं। ये स्टेंजा में लिखा जाता है? नहीं। तो दोस्तों ड्रामा क्या होता है? जो नाटक होता है, ठीक है, जिसका स्टेज पर मंचन किया जाता है, वो क्या होता है? ड्रामा होता है, जिसके अंदर कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, कुछ किरदार होते हैं, कुछ डायलॉग्स होते हैं, ठीक है। उसके अंदर एक एक्शन होता है, कुछ एक्शन करते हैं जो किरदार होते हैं, वो स्टेज पर खड़े खड़े कुछ बोलते हैं, कुछ एक्शन करते हैं अपने सामने, ठीक है, कोई काम करके दिखाते हैं अपने सामने। तो ड्रामा के अंदर ये होते हैं, ठीक है। और बड़े शानदार डायलॉग्स होते हैं, और लिटरेरी जो टर्म्स हैं वो भी होते हैं, सॉलिलक्वी हो गया, ठीक है, इस प्रकार के कुछ लिटरेरी आइटम्स होते हैं। और पोएट्री दोस्तों, पोएट्री अलग होती है। पोएट्री में मेटाफर आ सकता है जो कि लिटरेरी आइटम है, ठीक है। राइम स्कीम होती है, उसको स्टेंजा में लिखा जाता है, वो होती है पोएट्री, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारा आज का पेपर था, और आपको कैसा लगा दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में मेरे को बताइए। और किसी और सब्जेक्ट पे तो नहीं बना पाऊँगा मैं, अभी इंग्लिश पे बना रहा हूँ दोस्तों। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया दोस्तों तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो खास तौर पर रीट की ही तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि मैं ये वीडियो फ़िलहाल रीट के ही बना रहा हूँ दोस्तों। आगे भी बनाऊँगा, ठीक है, लेकिन फ़िलहाल मेरे को इतना वक्त नहीं है, तो इसलिए मैं रीट पर ही बना रहा हूँ। और अगर आप दोस्तों नए हैं इस चैनल पर तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।